हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय 4 कृषि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। प्रस्तुतकर्ता आपकी शिक्षिका श्रीमती ज्योत्सना मालवी, माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल हुड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। बच्चों, वर्ष 2021-22 यानी इस वर्ष ब्लूप्रिंट के अनुसार बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 1 नंबर का एक वैकल्पिक प्रश्न तथा 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं इस अध्याय से किस प्रकार के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो 2 अंक का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गहन जीविका कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चूँकि हमारे अध्याय का नाम ही कृषि है, कृषि यानी खेतीबाड़ी। आपको पता ही है कि हमारे देश की 2/3 जनसंख्या खेतीबाड़ी से रोजगार प्राप्त करती है, यानी हमारे देश की लोगों की आजीविका 70% लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम कृषि के कुछ प्रकारों के संबंधित ही प्रश्नों को लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गहन जीविका कृषि की कोई 2 विशेषताएं। बच्चों, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती थी, और जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती थी तो वहाँ पर उनको उपयोग के लिए संसाधन यानी भोजन की भी आवश्यकता ज़्यादा होती थी, और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होने के लिए उन्हें ज़्यादा उत्पादन करना होता था। तो बच्चों, गहन जीविका कृषि में कि अब हमसे उन्होंने 2 विशेषताएं पूछी है। तो सबसे पहली विशेषता हो गई, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता था, और दूसरा है, अब उन ज़्यादा जनसंख्या है तो ये जाहिर सी बात है कि उन्हें ज़्यादा फसलों की आवश्यकता है, ज़्यादा खाने पीने के सामान की आवश्यकता है। तो वे ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में जैव रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार गहन जीविका कृषि की ये 2 विशेषताएं हो गई। अगला प्रश्न है, वाणिज्य कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। वाणिज्य शब्द से ही हमारा अर्थ स्पष्ट होता है, यानी व्यापार व्यवसाय से संबंधित। बच्चों, इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य होता था व्यापार करना, निवेशों के लिए, यानी व्यापार करना, बेच करके पैसा कमाना। तो बच्चों, जब व्यापारिक चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं तो यहाँ वही सारे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि किसान को या खेती में काम करने वालों को ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो यह कृषि ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती थी, है ना। और इसमें अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि उनको व्यापार करना है, और जितना ज़्यादा फसल उत्पादन होगा उतने ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये कैसे बीजों का उपयोग करते थे, ज़्यादा फसल उत्पादन देने वाले, और ज़्यादा अच्छी फसल उत्पादन हो इसके लिए वो रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते थे, अच्छे से ज़्यादा प्रयोग करते थे। उन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पौष्टिकता रहेगी या नहीं रहेगी, उन्हें केवल ज़्यादा फसल उत्पादन करना होता था, क्योंकि उन्हें व्यापार करके ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये हो गई आपकी वाणिज्य कृषि की विशेषताएं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न से ही स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह यानी सबसे पहले जब लोगों ने खेतीबाड़ी करना सीखा तो उस समय खेतीबाड़ी का उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, वही कोई 2 बातें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ यह भूमि छोटे भूभाग पर की जाती थी, और इसमें पुराने ज़माने की कृषि के औजारों का उपयोग किया जाता था। अब पुराने ज़माने में लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, पत्थर के नुकीले पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, है ना, और लकड़ी से बने औजारों का उपयोग करते थे। जैसे कि आज तो लोहे के हल, थ्रेसर, ये सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन उस समय प्रारंभिक जीवन में मतलब कि वो जब लोगों ने अपना जीवन जीना सीखा था तभी उन्होंने जब खेती करना सीखा, तब उनका खेती का क्या उद्देश्य रहा होगा, किस प्रकार से वो लोग खेती करते थे, बस हमें इतना ही इसमें पूछा गया है। तो बच्चों, वो छोटे भूभाग पर, क्योंकि जितनी आवश्यकता होती थी उतने ही खेत में वो अनाज बोते थे, है ना।
केवल जीवन निर्वाह करना था उन्हें। उस समय उन्हें कोई व्यापार की समझ तो थी नहीं, इसलिए छोटे छोटे भूभाग पर खेती करते थे और पुराने ज़माने की हथियारों का औजारों का उपयोग करते थे। अब बच्चों, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय में से झूमिंग कृषि भी करते कहते हैं। मतलब कि असम और मेघालय उत्तर पूर्वी के जो राज्य है ना, जहाँ ज़्यादा जंगल है, वहाँ पर मैदान थोड़ा कम होता था, तो लोगों को खेती करने के लिए पहले जंगलों को काटते थे, जलाते थे, फिर खेती करते थे। और फिर वो लोग तब तक वहाँ पर खेती करते थे जब तक कि उनको फसल उत्पादन अच्छा होता था। तो 2 या 3 साल तक खेती करते थे उस स्थान पर। उसके बाद में जब फसल उत्पादन कम होता था तो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे और फिर से जंगल को काटते थे और जंगल को काट के फिर से एक नया खेत तैयार करते थे। और इस प्रकार से वो लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। तो उसे हम झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, क्योंकि उस समय लोगों के पास ज़मीन का मतलब कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरा खेत है, इतनी ज़मीन मेरी है। लोग, जनसंख्या कम थी और जगह बहुत सारी, इसलिए लोग मनचाही जगह पर जा कर के खेती कर लिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। अगला प्रश्न है हमारा, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, रोपण कृषि, अब यहाँ आप है ना, आप पढ़ रहे हैं कृषि के ही सारे प्रकारों के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो, गहन जीविका कृषि, प्रारंभिक जीवन निर्वाह के लिए कृषि, वाणिज्यिक कृषि, और अब आपके सामने आ गई है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी वाणिज्यिक खेती का ही एक प्रकार है। मतलब कि यह भी कुल मिलाकर के व्यापार के लिए ही इस प्रकार की खेती होती थी, है ना। और जब व्यापार के लिए खेती होती थी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्थान पर होती होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा फसल उत्पादन करना है और बेच करके ज़्यादा पैसा कमाना है ना। तो रोपण कृषि भी किससे संबंधित है? वाणिज्य खेती का ही एक प्रकार है। ठीक है, और यह कृषि का क्षेत्र जो होता है लंबा चौड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े खेत होते थे। अब जब बड़े खेत हैं तो जाहिर सी बात है कि इस खेती में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी, है ना। और यहाँ तीसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया, इस कृषि का सारा उत्पादन कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता था, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर। यानी कि ये जो कृषि का प्रकार है ये कारखानों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता था, जैसे कि खाद्य तेल के लिए सोयाबीन का उत्पादन, सूरजमुखी का उत्पादन, कपड़ा मिलों के लिए कपास का उत्पादन, है ना। गन्ना का, शक्कर मिल के लिए गन्ने का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यापारिक फसलें हैं, और ये व्यापारिक फसलें खेत से उत्पादन होने के बाद में इन्हें कच्चे माल के रूप में रहती है, फिर इन्हें कारखानों में भेज देते हैं, फिर वहाँ से हमारे लिए कोई सामान बन कर के आता है, तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है और यह व्यापार के उद्देश्य से ही की जाती थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है रबी और खरीफ में अंतर। रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। रबी यानी ठंड की फसल, खरीफ यानी बारिश की फसल, है ना। रबी ठंड, ठंड 2 अक्षर का है, और खरीफ 3 अक्षर का है। खरीफ और बारिश, बारिश 3 अक्षर का है। तो आप ऐसे इसको एक ट्रिक बना करके रखें, है ना। तो रबी की फसल ठंड में यानी शीतकाल में बोई जाती थी, और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु यानी बरसात में बोई जाती थी। ठीक है, पहला अंतर। रबी की फसल में सिंचाई होती है क्योंकि वो ठंड में बो रहे हैं, है ना। ठंड में जो फसलें बोई जाती है उसमें सिंचाई होती है, और खरीफ की फसल बरसात के पानी से पककर तैयार होती है। रबी में गेहूं, चना की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है, और खरीफ की फसल में मक्का, सोयाबीन, कपास, क्योंकि ये बारिश की फसलें हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी रबी और खरीफ की फसलों में अंतर हो गया। अगला प्रश्न है, स्लेश एंड बर्न से क्या आशय है? काटो और जलाओ, जो कि स्थानांतरित खेती से संबंधित है। मतलब कि स्थानांतरित कृषि का ही एक और नाम क्या है? स्लेश एंड बर्न, काटो और जलाओ, झूम कृषि। ठीक है बच्चों,
तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के पर्यायवाची अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया गया। तो स्लेश एंड बर्न किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कपास, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है? कपास की खेती, कपास यानी जिससे रुई बनती है, कपड़ा बनता है ना, वही कपास। तो कपास की खेती जिस स्थान पर होती है, आपने देखा होगा अक्सर वहाँ पर उन खेतों में काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी बहुत दिनों तक नमी को अपनी जड़ों में सोख करके रखती है और कपास के पौधे में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए यह मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है। अब चूंकि कपास के पौधे के ऊपर उसका एक पौधा मतलब फूल खिलता है और जिसके तेज़ धूप गिरने पर वो फूल जो है फुटकता है, फटक करके फिर उसके अंदर से कपास निकलती है। और तेज़ धूप होगी तभी वो कपास अच्छे से सूख करके बिखरा बिखरा सा हमको मिल पाएगा। और अगर तेज़ धूप नहीं मिली तो वो जो उसकी कपास के पौधे की जो कली निकली है वो वैसी के वैसी मतलब पूरी तरीके से वो पक नहीं पाएगी और अच्छा कपास हमको मिल नहीं पाएगा। इसलिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। काली मिट्टी के खेत में कपास के पौधों को बोया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस अध्याय से खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। बच्चों, खाद्यान्न फसलें यानी जो खेत में पकने के बाद सीधे हमारे उपयोग के लिए, हमारे भोजन बनने के लिए तैयार है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, चावल, अरहर की दाल, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खेत से पकने के बाद सीधे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका हम खेत से पकने के बाद सीधा उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कपास, है ना, कपास, सोयाबीन, ये फसलें ऐसी हैं जिनका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु ये कच्चे माल के रूप में कारखानों में जाती है और वहाँ से फिर हमारे उपयोग की वस्तुएं बन करके आती है, जो इसलिए इन फसलों को व्यापारिक फसल कहा जाता है। खाद्यान्न फसलें यानी खेत से सीधे जो हमारे भोजन के लिए, हमारे उपयोग के लिए तैयार है, और व्यापारिक फसलें जिनका उत्पादन होने पर उनका व्यापार किया जाता है और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही उन्हें बोया जाता है, उन्हें व्यापारिक फसल कहते हैं, जैसे कि कपास और सोयाबीन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कृषि इस अध्याय से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सामने हैं। इसके अतिरिक्त और भी आप पाठ को पढ़ करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो उन्हें ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें और इस पाठ से अपने 2 अंक पूरे हासिल करें। धन्यवाद।